अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम विंटर 2022 का मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल एरिया कम है। बहरहाल आपने मेरे साथ रहना है और इस पूरे क्वेश्चन को समझना है और फिर आपने इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल पहले मैं रीड करता हूँ, आपके सामने सवाल है। सवाल कहता है एनपीपी लिमिटेड, एनपीपी is a company that manufactures artificial chemical fertilizers that are used in the farming industry in Pakistan. The company is listed on the Pakistan Stock Exchange. पहले पैराग्राफ में कंपनी का इंट्रोडक्शन है। सेकंड में लिखता है एनपीपी ऑपरेट्स फ्रॉम 3 फैक्ट्रीज बेस्ड इन लाहौर. There are 2 factories dedicated to the production of 2 intermediate components or compounds, ammonia and nitric acid, and a third factory that produces the final fertilizer product that such as nitrogen, phosphorus, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोफॉस्फेट। तो पहले 2 पैराग्राफ में उसने ये कह दिया कि कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, एनपीपी उसका नाम है, वो जो है वो फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर्स बनाती है, 3 फैक्ट्रियां हैं, लाहौर में हैं, 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। Recently, NPP has struggled to produce sufficient volumes of ammonia to satisfy the internal requirement for final product production. A number of alternative solutions to the supply chain shortage have been considered, and one option is to acquire a company that manufactures ammonia. कंपनी जो है वो अपनी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है और इसीलिए एक कंसिडरेशन ये है, एक मशवरा ये है कि क्यों ना हम एक और कंपनी जो है उसको एक्वायर कर लें और जो कंपनी हम एक्वायर करेंगे उसके थ्रू जो है वो हम अपनी प्रोडक्शंस को पूरा कर लेंगे। NPP has identified a smaller listed target company, NH Agrico Limited, NH, which is also based in Lahore, manufactures ammonia and other compounds used in the production of fertilizers. The production director Ali Hussain has estimated that in addition to resolving the supply chain shortage, the acquisition will generate synergy of rupees 1500 million per year. यानी कि एनपीपी एक टारगेट कंपनी इन शॉर्ट, उसको आप खरीदने जा रहे हो, सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होंगे वो 1500 मिलियन पर ईयर होंगे। जब सवाल बोलते पर ईयर होंगे तो मोस्टली वो प्रॉफिट की टर्म्स में होते हैं। अगर मार्केट वैल्यू की टर्म में सिनर्जी देनी होती ना तो वो बोलता है कि सिनर्जी का बेनिफिट ये होगा कि मार्केट वैल्यू 1500 से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ईयर का लफ्ज यूज हुआ है और पर ईयर होता है प्रॉफिट के लिए। NPP is confident that its price to earning ratio is suitable to value the combined business and would like to make an offer to the shareholders on that basis. To protect the current shareholder, NPP would like to structure the deal in such a way that the earnings per share or EPS and price earnings ratio or PE ratio of the new combined NPP will remain the same as that of existing EPS and PE ratio of NPP. जो नई कंपनी होगी उसकी वैल्यूएशन करने के लिए जो करंट एनपीपी का पी रेशियो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और एक्विजिशन के बाद जो नई कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस होगा वो उतना ही होगा जितना एनपीपी का है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन 2 पैराग्राफ्स में नई जो कंपनी होगी उसके पीई रेशियो की डिटेल्स हैं, उसके ईपीएस की डिटेल्स हैं और सिनर्जिस्टिक बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो है उसकी डिटेल होंगी। फिर लिखा हुआ है इनिशियल डिस्कशन सजेस्टेड दैट द बोर्ड ऑफ एनएच इज ओपन टू द आइडिया फॉर टेक ओवर इफ द ऑफर प्राइस इज एक्सेप्टेबल एंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज फॉर एनपीपी शेयर्स। अगर शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के जरिए दूसरी कंपनी को खरीदा गया तो वो टारगेट कंपनी जो है मोस्ट लाइकली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों कंपनीज का ईपीएस है, नंबर ऑफ शेयर्स और पीए रेशियो है। आगे बढ़ने से पहले या रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप यहां पर स्क्रीन को पॉज कर सवाल को एक बार दोबारा से जरूर पढ़ लें। अच्छा, मैंने क्या किया कि ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन इस टेबल में दी हुई है ना, इसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए कॉपी कर लिया है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एनपीपी और एनएच की हेडिंग डाली है, दोनों का ईपीएस एज इट इज जो सवाल में था, नंबर ऑफ शेयर्स जो सवाल में थे और पी रेशियो जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये शीट भी आपको मिल सकती है स्प्रेडशीट की, आप मुझे सिर्फ अप्रोच करेंगे, मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा। सेनेजी के बारे में लिखा हुआ था कि 1500 का सेनेजी का एक इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1500 से बढ़ेगा, पी रेशियो वही होगा जो एनपीपी का भी है यानी कि 10, ईपीएस वही होगा जो अभी एनपीपी का है यानी कि 460। तो इन शॉर्ट मैंने सवाल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इन 2 ब्लॉक्स में समराइज कर दिया। अच्छा जी, सवाल क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिनर्जी, सिनर्जी का क्या मतलब है, एंड सजेस्ट व्हाट माइट क्रिएट सिनर्जीज फॉर एनपीपी इफ द टेकओवर ऑफ एनएच वे टू प्रोसीड। और अगर ये टेक ओवर होता है तो फिर सिनर्जी जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। याद रखिएगा कि सिनर्जी 3 तरह की होंगी, कॉस्ट, रेवेन्यू और फाइनेंशियल की टर्म्स में। मैं इसकी थ्योरी पढ़कर और आपको समझाता हूँ।
सो सवाल के आंसर में लिखा हुआ है synergy is the concept that the combined sum of two separate entities will be worth more than a sum as two separate entities. When two separate entities come together into a single entity, there are three opportunities that may arise for increasing profit: revenue synergy, cost synergy and financial synergy. दो कंपनीज की इंडिविजुअल वैल्यू अगर 2 रुपए और 2 रुपए है, वो जो कंबाइन होगी, हो सकता है कंबाइंड कंपनी की वैल्यू 5 रुपए हो, इसलिए क्योंकि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, या कोई फाइनेंशियल अदर देन दीज गेन्स हो सकता है जिससे उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, जिसकी वजह से मर्जर्स एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करी जाती हैं। रेवेन्यू synergy क्या है? It may be possible that the enlarged company is able to bid for larger contracts or increase the volume of sale as a result of the unrestricted supply of ammonia. अमोनिया देखिए, जब आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है ना, तो आप एक पावरफुल मार्केट में कॉम्पिटिटर होते हो और आप बहुत सारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स टैप कर सकते हो जो इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से गवर्नमेंट के इदारों पर एक रिस्ट्रिक्शन, लेट से हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट के इदारों को अमोनिया चाहिए और वो सिर्फ उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे अपनी सर्विसेज के लिए या प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जिनका एक XYZ लेवल पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे या XYZ नंबर ऑफ सेल्स रेवेन्यू होगा, यानी कि बड़ी कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कभी कभार जब आप छोटी कंपनी होते हो तो आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसको मिस आउट कर देते हो। इसी तरह से जब आप दो कंपनीज कंबाइन हो जाती हैं और एक साइज ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाते हैं और बहुत सारे रेवेन्यू सिनर्जीज इस तरह की आप टैप कर सकते हो। कॉस्ट सिनर्जीज कैसे होती हैं? There are likely to be some cost savings by reducing the combined administration and support functions in the newly combined organization. For example, only one finance department will be needed. If much of the ammonia is used internally, it is likely that there will be a reduced bad debt cost for the overall business. In addition, as this is a vertical integration, it is likely that the buying in costs of ammonia will now be significantly lower for NPP. Depending on the relative margins, this may generate greater overall profits of the combined company. कॉस्ट एनर्जीज भी आती हैं। मिसाल के तौर पे लेट से दो कंपनीज हैं, लेट से एज्यूम करते हैं एक एग्जांपल समझाने के लिए कि दोनों के कॉल सेंटर हैं। पहले के कॉल सेंटर में 5 लोग काम करते हैं, दूसरे के कॉल सेंटर में 5 लोग काम करते हैं। दोनों कंपनीज एक साथ हो गई। अब शायद मुझे 10 लोगों की नहीं 8 लोगों की जरूरत हो। दो कंपनीज थी, पहली कंपनी का भी CFO था, दूसरी कंपनी का भी CFO था। अब दोनों कंपनीज एक हो गई, एक ही CFO की जरूरत होगी। इसी तरह से बहुत सारे डुप्लीकेट फंक्शन जो है उनको रिड्यूस करा जा सकता है। फाइनेंशियल एनर्जी क्या है? A large organization as this will be able to raise finance in a cheaper way. This could be through access to more financial markets and a potential overall lower credit risk. As both companies are manufactured, the overall asset base will increase, providing additional security for debt finance. This is likely to reduce the borrowing cost. जब आप एक बड़ी कंपनी होते हो तो जब आपको बैंक लोन देता है तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर दे रहा होता है क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। आपकी एसेट बेस ज्यादा है, आपके पास नेट एसेट ज्यादा है, आपके पास नॉन करंट एसेट ज्यादा है, तो बैंक को पता चलता है कि भाई ये ज्यादा सिक्योर कंपनी है, इसको हम लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट्स का आपको एक्सेस जो एज अ स्मॉल कंपनी नहीं होता, जब आप बड़ी कंपनी हो जाते हो तो मिल जाता है। तो इस तरह की सिनर्जीज होती हैं, वो फाइनेंशियल सिनर्जीज कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड द स्टेप्स दैट एनपीपी शुड अंडरटेक टू प्रायर टू फाइनलाइजिंग द ऑफर विद एनएच। कभी भी एक एक्वायरर जब टारगेट कंपनी को खरीदता है तो जनरली वो एक ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, यानी कि वो किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकता है या खुद से एक ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करे, यानी कि जो जो मुझे टारगेट कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको मैं चेक करता हूँ, उसको मैं वेरीफाई करता हूँ, या मैं टारगेट कंपनी को कह लो कि उसकी जो है ना एक तरह से मैं उसको छानबीन करता हूँ, चेक करता हूँ भाई ये कंपनी खरीदनी भी चाहिए या नहीं। उसके लिए वैल्यूअर्स अपॉइंट होते हैं, वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फोरकास्ट को, जिसकी बेसिस पर मैं कंपनी को खरीद रहा हूँ उसको वेरीफाई करते हैं, उनमें लिखी हुई अमाउंट्स को और अजम्पशंस को चेक करते हैं और मुझे एक ओपिनियन देते हैं कि भाई ये कंपनी आपको खरीदनी भी चाहिए या नहीं। देखिए, मैं एक कंपनी खरीदने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाऊंगा। हो सकता है कि मैं किसी ऑडिटर को अपॉइंट करूं, किसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करूं, इंटरनली ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाऊं, स्पेशलिस्ट को हायर करूंगा। मैं बोलूंगा भाई मुझे ये वाली कंपनी खरीदनी है, इसने मुझे बताया कि इसका इतना EPS है, इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इतनी कॉस्ट है। जो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको जरा वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, इंडस्ट्री से कंपेयर करो और मुझे एक रिपोर्ट बना कर दो कि क्या ये झूठ तो नहीं बोल रही है, क्या इसका जो इंटरनल मामलात हैं, एक्सटर्नल जो मुझे दिखाए जा रहे हैं वैसे ही हैं या नहीं। अगेन देखें, इसमें रिस्क तो जरूर है, आप टारगेट कंपनी के बारे में 100% चीजें नहीं मालूम कर सकते, लेकिन एक रीजनेबल हद तक या एक थर्ड पार्टी की अश्योरेंस आपको मिल जाती है कि हाँ भाई जिसको आप खरीदने जा रहे हो उसमें कोई खास मसले नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या डिस्कस किया जा रहा है। ड्यू डिलिजेंस स्टेप्स।
Due diligence is the process which attempts to reduce the risk associated with acquiring another organization. It is an investigation into the financial and legal matters pertaining to the target organization. जैसे कि मैंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन की एक्सरसाइज होती है जिससे मैं उसको वेरीफाई करता हूं चीजों को. It is worth noting that the due diligence process will reduce but not eliminate the risk associated with acquiring another business. यानी कि ड्यू डिलिजेंस की वजह से रिस्क रिड्यूस तो हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा. इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करने वाली कंपनी है उसको फिर भी ना मिले. The due diligence steps that NPP should take are as follows. Confirm the accuracy of the information and assumptions on which the bid is based, provide an independent assessment and review of the target business, identify and quantify the areas of commercial and financial risk, provide assurance to providers of finance such as shareholders and banks. यानी कि आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करोगे, इंडिपेंडेंटली उसको असेस करोगे, उसको चेक करोगे, किसी ड्यू डिलिजेंस की कंपनी को अपॉइंट करोगे, ऑडिटर्स को अपॉइंट करोगे, वो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाओगे, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बैंक को तसल्ली दोगे कि जिसको हम खरीदने जा रहे हैं वो सही है या नहीं. The financial due diligence will involve an examination of the financial statements, management accounts and business projections. जब आप किसी कंपनी को खरीदने जाते हो तो वो कंपनी आपको अपने प्रोजेक्शंस शो करती है, फोरकास्ट शो करती है कि देखो यार फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, और वो जनरली कोशिश करती है कि अपने फाइनेंशियल्स को अच्छा प्रेजेंट करे आपके सामने. तो ड्यू डिलिजेंस के जरिए आप उसके फाइनेंशियल्स को वेरीफाई करते हो कि उसमें जो अजम्पशंस ली हैं, जो ग्रोथ की परसेंटेजेस ली हैं वो ठीक लग रही हैं या नहीं. The legal due diligence will focus on legal matters such as any warranties, security given for loans, legal disputes and break clauses in supply contracts or leases. अच्छा, जब एक प्रैक्टिकली कंपनी को आप खरीदने जाते हो तो उसके साथ बहुत सारे कोवेनेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, लीगल मैटर्स हो सकते हैं. तो लीगल ड्यू डिलिजेंस में ये चेक किया जाता है कि कंपनी पे कोई केस तो नहीं है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स क्या है उसको पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है और फिर एक कंपनी को खरीदने का डिसीजन लिया जाता है. थर्ड पार्ट देखते हैं. पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज एज्यूमिंग दैट एनपीपी पेज द मैक्सिमम थियोरेटिकल प्राइस फॉर एनएच. यानी कि अगर मैं एनपीपी होकर एनएच के लिए मैक्सिमम प्राइस पे करूं गिवन कंडीशंस के हिसाब से तो क्या शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर होगी. अच्छा, इस तरह की मैं बेसिक एग्जाम्पल्स बहुत सारी कर चुका हूं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को तेजी दिखाकर तेजी से ये चीजें करने जो है वो आपको समझाऊंगा. सबसे पहले इस सवाल में जो सिनर्जी दी हुई थी वो अर्निंग्स की बेसिस पर दी हुई थी, और मुझे ये कहा गया था कि जो नई कंपनी होगी उसका पी रेशो उतना ही होगा जितना एनपीपी का एग्जिस्टिंग पी रेशो है. इसका मतलब नई कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए मुझे नई कंपनी की अर्निंग्स को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करना होगा. पी रेशो वही है जो एनपीपी का करंट है यानी कि 10 है, और अर्निंग्स जो है जब दो कंपनीज मर्ज होंगी तो उसका सिनर्जिस्टिक बेनिफिट दिया हुआ है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी से अर्निंग्स आएंगी. अच्छा, हमारे सवाल में अर्निंग्स पर शेयर दी हुई थी और नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे. जब हम अर्निंग्स पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अर्निंग्स आ जाती हैं. तो ये पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स की एक वर्किंग है. सबसे पहले तो मैंने एनपीपी जो थी उसके 460 के अर्निंग्स पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो इसकी टोटल अर्निंग्स आ गई. इसी तरह से मैंने एनएच के 620 को 5 से यानी कि ईपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो इसकी टोटल अर्निंग्स आ गई. और इसके अलावा सिनर्जी का अमाउंट ऑलरेडी सवाल में एज इट इज दिया हुआ था, इन सबको ऐड किया तो मैंने ये देख लिया कि भाई नई जो कंपनी होगी 14,720 मिलियन उसकी अर्निंग्स होंगी. जब इस अर्निंग्स को मैंने कैलकुलेट कर लिया उसके बाद सवाल ने ये कहा था कि नई कंपनी का जो पीई रेशियो होगा, नई कंपनी का जो ईपीएस होगा, नई कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर का अमाउंट होगा वो 460 ही होगा. अब मैं ईपीएस का फॉर्मूला जानता हूँ. ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने अपने पास जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए कि अगर नई कंपनी की टोटल अर्निंग्स अगर 14,720 होगी, अगर उसका ईपीएस 460 होगा तो 14,720 डिवाइडेड बाय 460 यानी कि उसमें 32 मिलियन शेयर्स होंगे. ठीक है जी. अच्छा, ये कंडीशन सवाल में दी हुई है, ये तीनों बातें सवाल में लिखी हुई है. नई कंपनी का सिनर्जी 1500 होगा, नई कंपनी का पीई रेशियो 10 होगा, नई कंपनी का ईपीएस 460 होगा. जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि नई कंपनी में 32 मिलियन शेयर्स होंगे तो उसके बाद 22 मिलियन शेयर्स तो ऑलरेडी एनपीपी के पास हैं. इसका मतलब ये हो गया कि अगर नई कंपनी में 32 मिलियन शेयर्स होंगे तो मैं 32 माइनस 22 यानी कि 10 मिलियन नए शेयर्स इशू कर रहा हूँ. तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल शेयर्स 32 होंगे, 22 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यानी कि 10 मिलियन नए शेयर्स इशू करे जा रहे होंगे. और अगर 10 मिलियन नए शेयर्स इशू करे जा रहे हैं उन लोगों को जिनके पास अपनी कंपनी में 5 मिलियन शेयर्स थे तो शेयर एक्सचेंज रेशियो हुआ 2:1 या 10:5. मैं 10 मिलियन नए शेयर्स दूंगा उन लोगों को जिनके पास 5 मिलियन शेयर्स थे, वो 5 मिलियन शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और मैं नए शेयर्स दे रहा हूँ यानी कि मेरे कंपनी में उनको 10 मिलियन शेयर्स मिल रहे होंगे तो जो शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा वो 2:1 होगा.
ये हमारे एक पार्ट हो गया कि शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होगा। अगला था एडवाइस वेदर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एनएच एंड एनपीपी आर लाइकली टू अप्रूव द ऑफर एंड क्वांटिफाई एनी गेन्स दैट द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स विल रिसीव इफ एनपीपी पेज द मैक्सिमम थियोरेटिकल प्राइस फॉर एनएच। अच्छा देखें यहाँ पर ये मैक्सिमम थियोरेटिकल प्राइस की क्यों बात कर रहा है। देखिए जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो ना, आप एक्वायरर हो, आप टारगेट कंपनी को खरीदते हो, तो आप कोशिश करते हो मेरा पीई रेशियो बेहतर हो जाए, मेरा अर्निंग्स पर शेयर ये है ईपीएस बेहतर हो जाए। अब यहाँ पर आपका पीई रेशियो भी बेहतर नहीं हो रहा, उतना ही है जितना अभी है। यहाँ पर आपका ईपीएस भी नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब आपको जो एक्विजिशन से फायदा हो रहा है ना आपकी वैल्यू में इंक्रीज का, वो कुछ भी नहीं होगा। आपकी करंट अर्निंग्स भी उतनी ही होंगी जितनी पहले थी, ईपीएस चेंज नहीं हो रहा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी उतने हैं, आपका पीई रेशियो भी उतना ही है। तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट जितने भी आ रहे हैं ना वो आप एनएच को ट्रांसफर कर रहे हो। ये जरा अभी हम एक वर्किंग से इसको जो है वो टैली भी कर लेते हैं। अच्छा जी, कैसे टैली करेंगे। देखिए हमें पता है नई कंपनी जो होगी, जो मर्ज्ड या कंबाइंड या बड़ी कंपनी होगी, उसका जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 14720 होगा। हमें पता है कि उसका ईपीएस उसका पीई रेशो 10 होगा। तो पी रेशो मॉडल की बेसिस पर जब हम कंपनी को वैल्यू करते हैं तो उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को उसके पीई रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो नई कंपनी होगी उसकी जो टोटल वैल्यू होगी, जो नई कंपनी होगी उसकी जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल मार्केट वैल्यू होगी, वो नया वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो यानी कि 14720 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगी, विच इज 147,200। ये हमें पता चल गया कि जो कंबाइंड या बड़ी वाली कंपनी होगी ना उसका टोटल वैल्यूएशन का अमाउंट कितना होगा, उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये हमें मालूम हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये पता है कि ये जो टोटल 147,200 की वैल्यू है ये 32 मिलियन शेयर्स की वैल्यू है, क्योंकि नई कंपनी में 32 मिलियन शेयर्स होंगे। उसमें से 22 मिलियन शेयर्स एनपीपी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास होंगे और 10 मिलियन शेयर्स नए इशू करे जा रहे हैं। तो इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। कैसे किया देखिए जरा, एनएच की वर्किंग बताता हूं। 147,200 32 मिलियन शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 147,200 32 मिलियन शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 147,200 को 32 से किया डिवाइड और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 147,200 को जब 32 से डिवाइड किया, एक शेयर की वैल्यू आ गई। 10 मिलियन शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहां पर मैंने 147,200 को 32 से डिवाइड किया, एक शेयर की वैल्यू आई। 147,200 32 मिलियन शेयर्स की वैल्यू है, तो 147,200 को 32 से डिवाइड कर एक शेयर की वैल्यू आ गई। और जब एक शेयर की वैल्यू आ गई उसको मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 मिलियन शेयर्स की वैल्यू आ गई। यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो एनपीपी और एनएच के शेयर होल्डर्स एंजॉय करेंगे आफ्टर द ट्रांजेक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन से पहले इनकी क्या वैल्यू होती थी। ट्रांजैक्शन से पहले वाली वैल्यू निकालने के लिए पी रेशो मॉडल अप्लाई हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन से पहले जो एनपीपी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसको आप मल्टीप्लाई कर दो उसके पी रेशो से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10120 था और पी रेशो 10 था। इसी तरह से एनएच का ट्रांजैक्शन से पहले जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 3100 था और पी रेशो 5 था। तो आपने जो है ना वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, आपको पता चल गया कि इस ट्रांजैक्शन से पहले एनपीपी और एनएच के शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स की क्या वैल्यू होती थी। और फिर आपने गेन कैलकुलेट कर लिया, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, और यहां पर आपने टोटल पर ये सारी वर्किंग कर ली। तो आप देख रहे होंगे कि एनपीपी के शेयर होल्डर्स को कोई गेन नहीं हुआ, एनपीपी के शेयर होल्डर्स को कोई गेन नहीं हुआ, सारा का सारा गेन एनएच के शेयर होल्डर्स को मिला है, क्योंकि ना आपका पी रेशियो इंप्रूव हुआ, ना आपके ईपीएस में कोई चेंज है। आप जिस वैल्यूएशन पे पहले थे उसी वैल्यूएशन पर आज भी खड़े हुए हो। अच्छा, साथ में कुछ इसकी थ्योरी है उसको भी जरा रीड कर लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। इफ द मैक्सिमम प्राइस इज पेड, देखिए ये मैक्सिमम प्राइस है ना, ऐसा भी हो सकता था कि मैं इस चीज पर एग्री नहीं करता कि नई कंपनी का ईपीएस जो है वो इतना ही हो, बल्कि मैं चाहता कि ज्यादा हो। उसकी वजह से वर्किंग्स चेंज होती हैं, आप कर देखिएगा अगर ईपीएस वगैरह उतना ही ना हो तो क्या होता है। बहरहाल वो कहते हैं इफ द मैक्सिमम प्राइस इज पेड, यानी कि ऐसा वाला केस हो जिसमें जितना भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट है 30,500 की जो वैल्यू क्रिएशन है वो सारी की सारी टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो रही है। The target shareholders will receive gain of 30.5 million and have a 31% share of the combined company. और इनके पास combined company का 31% शेयर होगा। सर ये कैसे निकला, इनके जितने नए शेयर्स हैं 10 मिलियन और डिवाइडेड बाई 32 मिलियन, तो आप देखेंगे वो 31% को इनकी शेयर होल्डिंग बन गई है, क्योंकि अब नई कंपनी में 32 मिलियन शेयर्स हैं जिसमें से 10 मिलियन शेयर्स इन नए शेयर होल्डर्स के हैं। द टारगेट शेयर होल्डर इज लाइकली टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो ये तो बोलेंगे खुशी खुशी ठीक है भाई
हमें ये कंपनी में आना मंजूर है, हमारी वैल्यू में भी इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास शेयर होल्डिंग पावर भी है। The proposal is, however, not likely to be acceptable to the NPP shareholders. This is because they do not receive any gains. इनको कोई gain नहीं हो रहा. And there is a reduction in control from 100% to 69%. और इनका power जो 100% था, पहले इनके कंपनी के 22 मिलियन शेयर्स में से टोटल 22 मिलियन शेयर्स इनके पास थे. अब इनके पास 32 मिलियन शेयर्स में से 22 मिलियन शेयर्स हैं. तो 22 divided by 32 is 69%. NPP shareholders are therefore advised to renegotiate द टर्म्स ऑफ द शेयर एक्सचेंज, यानी कि इस शेयर एक्सचेंज के टर्म्स को रिवाइज करने की जरूरत है. एनपीवी वाले एग्री शायद ना करें क्योंकि उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा मॉनेटरी टर्म्स में. सर क्या सिर्फ इतना लिखना काफी है? अगर वो नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी बातें पूछता कि एनपीवी वालों को कोई फायदा हो रहा है या नहीं, तो आप उसमें बहुत सारी बातें लिख सकते थे. कैसी बात? देखिए, आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन आप अपना कॉम्पिटिटर खरीद रहे हो, यानी कि मार्केट में कॉम्पिटिशन जो है उसको किल कर रहे हो. उसके बाद अपने कंपनी के साइज को बड़ा कर रहे हो. जब कंपनी का साइज बड़ा होता है, जब केक बड़ा होता है, तो हर किसी के पास स्लाइस भी बड़ा आता है. आज नहीं आ रहा, लेकिन आज से 10 साल बाद कंपनी का जो ग्रोथ रेट होगा वो हो सकता है कि बहुत अच्छा हो. सो ये मैंने आपके सामने सवाल डिस्कस किया. एक आसान सा सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं था ये वाला. आप इसको अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इस स्प्रेडशीट की फाइल को देखेंगे और फिर मुझसे डिस्कस भी करेंगे जब आप इसको एक बार अच्छे से खुद से गो थ्रू कर लेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.